नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे ये पूछी जा सकती है कि इस प्रीवियस क्वेश्चन में देखो कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो। इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ d so that charge particle cannot leave the magnetic field, cannot leave the magnetic field। सी डी, सी इसको दिया हुआ है नाम, तो इसको मैं डी ई नाम देता हूं। कैन नॉट लीव मैग्नेटिक फील्ड एट साइड डीई, जो डीई साइड पर है उस पर मैग्नेटिक, वो जो डीई साइड है मैग्नेटिक फील्ड की, वहां से चार्ज बाहर ना निकल पाए। तो कम से कम इस डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम। देखो अब यहां आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसको डी को थोड़ा सा और बढ़ा देता तो आपको ये सर्किल ऐसे नजर आता, थोड़ा सा और बढ़ा देता इस डी को थोड़ा सा और, तो और सर्किल नजर आता। अगर आप इस डी को आर कर देते हैं, आप इस डी को इतना बढ़ा देते हैं कि आर हो जाता है, तो आपको ये नजर ऐसे आएगा कि ये जस्ट टच करते हुए वापस आ जाएगा। समझे? तो मैं वो फिगर यहां बना रहा हूं, उस स्टेट का फिगर मैं यहां बना देता हूं कि ये डी मैंने यहां ऐसे रखा, चार्ज को इधर एंटर कराया, चार्ज ऐसे जस्ट टच करते हुए वापस आ जाए। तो आप ये बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ जो होनी चाहिए, ऊपर भी है ये हाइट तो इन्फिनाइट है, इसकी हाइट, इस रीजन की हाइट तो इन्फिनाइट है, तो आप बोलोगे कि डी मिनिमम रेडियस के बराबर होना चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर? तो डी मिनिमम जो आएगा वो आएगा एम वी अपॉन क्यू बी। इसका आंसर एम वी अपॉन क्यू बी आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो आपको, आप कितने अच्छे से इस पूरी फिनोमेना को समझ पा रहे हैं, इसको टेस्ट करने के लिए वो इस टाइप के क्वेश्चन करता है कि डी मिनिमम कम से कम क्या आएगा कि ये चार्ज बाहर ना निकले। तो आप समझ सकते हो कि डी कितना होना चाहिए, डी रेडियस के बराबर होना चाहिए, बाहर नहीं निकलेगा। समझे? नाउ इन दिस वीडियो आल्सो वी विल सॉल्व सम गुड एग्जांपल ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पर कितने कितने डिफरेंट तरीके से मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। मैंने यहाँ बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। तो पहला क्वेश्चन इसमें आएगा, ड्रॉ द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग मास एम। एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास एम है, उसके पाथ को ड्रॉ करो। तो यू विल पुट योर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ, ऐसे जेड आपकी ओर है तो जेड आपकी ओर आएगा, वेलोसिटी आगे की ओर, तो थंब आएगा नीचे की ओर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो चार्ज को, ये ओरिजिन है, मास कोमा चार्ज यहां रखा हुआ, ये ओरिजिन है ओ, यहां से आपने ऐसे वेलोसिटी दी वी नॉट, तो वो इस तरीके से सर्किल फॉलो करते हुए, सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए मोशन को करेगा। मोशन इस तरीके से करेगा, सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा। और ये सर्कुलर पाथ जो ये 2D स्ट्रक्चर है, सर्कल एक 2D स्ट्रक्चर होती है, ये 2D स्ट्रक्चर यहां मैं ये कह सकता हूं कि एक्स वाई प्लेन में रहेगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्चुअल में ऐसे है, बाहर की ओर ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो जेड एक्सिस है वो ऐसे है, एक्स वाई जेड। तो ये जो रहेगा चार्ज वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ऐसे घूमता रहेगा। ये एक्सिस आपकी ओर है, ये 2D प्लेन है इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाना पड़ा, अदरवाइज ये रियलिटी में आपकी ओर है ऐसे। तो ये जो हमारा चार्ज है वो ऐसे मोशन करेगा, किसमें,
एक्स वाई प्लेन में मोशन ऑफ चार्ज विल बी इन एक्स वाई प्लेन। वो आपसे पूछेगा कि बताइए पाई एम अपॉन क्यू बी टाइम पर कोऑर्डिनेट क्या है, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछेगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट t is equal to पाई एम अपॉन क्यू बी। इतने समय के बाद t बराबर 0 पर उसको फेंका गया और इतने समय बीतने के बाद पाई एम अपॉन क्यू बी सेकेंड बीतने के बाद पार्टिकल कहां होगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। 2 पाई एम बाय क्यू बी एक टाइम पीरियड होता है, कंप्लीट टाइम पीरियड, मतलब एक साइकिल का कंप्लीट चक्कर लगाने में 2 पाई एम अपॉन क्यू बी समय लगता है। तो पाई एम अपॉन क्यू बी जो समय लगेगा वो आधा चक्कर लगाने में लगेगा। इसका मतलब पार्टिकल ऐसे चल के जस्ट यहां तक आ पाया होगा आधा चक्कर, और आधा चक्कर एग्जैक्टली ओ के नीचे आएगा, जस्ट ओ के नीचे, एग्जैक्टली ओ के नीचे। इसका मतलब कोऑर्डिनेट जो आएंगे, अगर मैं पोजीशन लिखना चाहता हूं, समझे ना, t इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी पर, तो वो कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से लिखे जाएंगे, 0 एक्स एक्सिस, y जो आएगा वो आएगा -2r, यानी -2mv अपॉन क्यू बी। आर क्या होता है, mv अपॉन क्यू बी, कोमा जेड क्या आएगा 0। तो ये कोऑर्डिनेट आएंगे 0, -2mv बाय क्यू बी, 0, ये कोऑर्डिनेट आएंगे इतने समय के बाद। अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट बताओ m पाई अपॉन 2 क्यू बी समय के बाद, स्टार्टिंग से m पाई अपॉन 2 क्यू बी, यानी इसका भी आधा, यानी पूरे टाइम पीरियड का 1/4, यानी पार्टिकल कहां होगा, यहां होगा। और तब आप आंसर दोगे r, r, 0, क्योंकि ये r किधर है, एक्स एक्सिस में, r किधर है, नीचे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिखोगे r, -r, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे। वो ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की, और फिर कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा। तो मैं बारी बारी से डायरेक्शन चेंज करूंगा और नए नए तरीके से आप ये पाएंगे कि ये पार्टिकल मोशन कर रहा होगा, और फिर आपको इसी तरीके से 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, पाई एम अपॉन क्यू बी और पाई एम अपॉन 2 क्यू बी पर कोऑर्डिनेट में आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में पूछूंगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 देखेंगे आप। y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस। इस बार फिर से मैं आपको सेम ही ऑलमोस्ट डेटा देता हूं, लेकिन एक चेंज के साथ, थोड़ा सा चेंज करूंगा। y एक्सिस, यहां भी मैं बोलूंगा आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B नॉट K कैप है, और जो वेलोसिटी है वो V नॉट I कैप, ये मैंने आपको दिया। क्लियर। अब इसमें क्या कर देता हूं मैं, प्लस V नॉट J कैप कर देता हूं साथ में। ठीक है, एक मिनट सोचने दो, कंडीशन क्या बनेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, ऐसा मैं कर देता हूं। तो इसमें अब जो कंडीशन आएगी एक ये आएगी, सोचने दो, जस्ट एक मिनट दो मुझे। मैग्नेटिक जो था वो के डायरेक्शन में था, तो मुझे यहां में जे ना करके के कर देता हूं, ये चेंज करता हूं। वेलोसिटी को वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट के कैप लिख देता हूं। अब आप मुझे सेम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, ड्रॉ, फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द पाथ ऑफ
चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का पाथ ड्रॉ कीजिए। सेकंड, पोजीशन बताइए, T इज इक्वल टू पाई एम अपॉन 2 QB पर, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आंसर दीजिए, कोमा 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 क्या आएगा। और इसी प्रकार से आप पोजीशन बताएंगे, T इज इक्वल टू ये पोजीशन बताएंगे, ये बताएंगे आप पाई एम अपॉन क्यूबी पर बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तीनों क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो पाथ ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी एक इधर है और एक वेलोसिटी इधर है, सेम अमाउंट वी नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है। तो अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी में देखता हूं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स जेड प्लेन में कुछ इस प्रकार से आएगी, ऐसे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। समझे? अब आप कुछ इस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट फिंगर इन दिस, देखो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जेड एक्सिस है। आपकी यहां जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में है, ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी है, इस तरीके से। तो आप अगर इस वेलोसिटी पे फोर्स निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट फिंगर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर बी की डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसे आएगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे फोर्स आएगा, ऐसे। और ऐसे फोर्स आने का मतलब है कि ये जो वेलोसिटी इधर थी वो कुछ ऐसे रोटेट होगी। समझे ना? समझे क्या बोला मैंने? अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां मैग्नेटिक फील्ड के की डायरेक्शन में था, के की डायरेक्शन में, यहां मैग्नेटिक फील्ड के की डायरेक्शन में है, ऊपर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, के है, यानी इधर है, इधर मैंने गलत सोचा, ऊपर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में आएगी। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मुझे कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा, फर्स्ट फिंगर इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे स्लैंट में। तो यदि आप रिजल्टेंट वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फोर्स यहां कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको इमेजिनेशन में बहुत दिक्कत आएगी, आप सोच नहीं पाएंगे कि फोर्स कैसे लगाऊं। समझे? बड़ी अच्छे से इमेजिनेशन करोगे तो आपको टी बराबर 0 पे फोर्स पता चल जाएगा, स्टार्टिंग पर फोर्स पता चल जाएगा, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेलोसिटी की, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो यहां सोचने का तरीका मैं आपको बताता हूं। वेलोसिटी के कंपोनेंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है, ऐसे सोचो। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, के की डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अलग अलग वेलोसिटी के कंपोनेंट पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचो, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोचो। ये मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी पर कितना फोर्स लगाएगा और इस वेलोसिटी पर कितना फोर्स लगाएगा, ऐसे सोचो, कंपोनेंट पर सोचो। इन दोनों कंपोनेंट के रिजल्टेंट पे सोचोगे तो इमेजिनेशन नहीं हो पाएगी आपको। अब देखो, अगर मैं कंपोनेंट पे सोचता हूं तो इस वाली वेलोसिटी पे ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, ये होता है फोर्स। और ये दोनों वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड और इस वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, और इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे नहीं लगाएगा, क्योंकि इसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो साइन 90 यानी मैक्सिमम फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली कहानी यहां एग्जिस्ट करती है। इसमें क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इधर था और वेलोसिटी इधर थी, तो आप लोगों ने ऐसे आंसर दिया था, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स नीचे, इसलिए नीचे की ओर डिस्क्राइब किया।
सर्कल इसने डिस्क्राइब किया नीचे की ओर। तो इसी प्रकार से यहां भी ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस पर फोर्स लगाएगा तो नीचे की ओर सर्कल डिस्क्राइब करेगा, लेकिन साथ ही साथ में इस केस में एक वेलोसिटी जेड एक्सिस की ओर भी है जिस पर मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग रहा है लेकिन वो वेलोसिटी तो एग्जिस्ट करती है। तो क्या होगा, सर्कल तो उसी तरीके से फ्रेम होगा लेकिन ये समय के साथ साथ आगे चलता जाएगा, समय के साथ साथ आगे चलता जाएगा। आगे किधर, आगे किधर, जेड एक्सिस में। इसको घुमाएगा कौन, ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस वेलोसिटी पे फोर्स लगाएगा वो तो इसको सर्कुलर मोशन देगा, और इसको जेड एक्सिस में धीरे धीरे आगे कौन लेके जाएगा, ये वाली वेलोसिटी। तो अगर आप इसको देखोगे बाहर से तो आपको नजर आएगा कि ये स्पाइरल शेप में मोशन होगा, स्पाइरल शेप में। पहला रोटेशन होगा तो ये अपने इनिशियल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस आगे आ चुका होगा, फिर दूसरा रोटेशन होगा तो फिर कुछ डिस्टेंस आगे आ चुका होगा, तीसरा रोटेशन फिर कुछ डिस्टेंस आगे आ चुका होगा, समझे। तो इस मोशन को आप कहोगे हेलिकल पाथ, इस पाथ को हेलिकल पाथ या स्पाइरल मोशन। समझे मेरी बात, आप क्या बताया मैंने आपको भी, समझे। ये ऐसे जाके यहां आ जाएगा तो हम इसको यहां तक ही रोक देते हैं। इस तरीके से ये मोशन आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां आप ऐसे सोचो कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस वेलोसिटी पे फोर्स लगाया, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो फोर्स आएगा वो सर्कुलर मोशन जनरेट करेगा, यानी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। ये वेलोसिटी पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये वेलोसिटी उसको जेड डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ाती जाएगी। यानी जब वो ऐसे घूम रहा है, ये जेड एक्सिस यहां से वो ऐसे घूम रहा है लेकिन वो इस प्लेन से धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। अगर ये वेलोसिटी ना होती इस डायरेक्शन वाली तो ये कंप्लीटली इसे ही प्लेन में, इसके प्लेन में ही मोशन करता जाता, लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से जो इस डायरेक्शन में है वो समय बीतने के साथ साथ प्लेन से बाहर निकलेगा, यहां टच करेगा, फिर ऐसे, फिर यहां टच करेगा, फिर ऐसे आगे जाता जाएगा वो, समझे। एक चक्कर लगाएगा यहां से तो कुछ आगे आ जाएगा, जैसे स्प्रिंग होता है, जैसे स्प्रिंग का पाथ होता है उसी तरीके से पाथ फॉलो करेगा। इसमें ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद एक्सिस की डायरेक्शन में पार्टिकल जितना जाता है, एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद हेलिकल पाथ के एक्सिस की डायरेक्शन में पार्टिकल जितना बढ़ जाता है उसको कहते हैं हम पिच, उसको बोला जाता है पिच लेंथ या पिच। तो आपसे यहां तो कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे, पिच पूछा जाएगा, समझे, टाइम पीरियड पूछा जाएगा, इस टाइप की बातें यहां पूछी जाती है। मुझे बताइए कि ये जो सर्कल बना इसकी रेडियस कितनी आएगी। ये पाथ आपको स्पाइरल नजर आएगा लेकिन अगर आप जेड एक्सिस से देखोगे फ्रंट व्यू से तो आपको सिर्फ एक सर्कल नजर आएगा, वो आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। आगे की ओर बढ़ता हुआ कब नजर आएगा, जब इधर से देखोगे तब आपको आगे की ओर जाता हुआ वो नजर आएगा, लेकिन अगर आप फ्रंट से देखते हो तो आपको वो ऐसे नजर आएगा सर्कल करते हुए। तो जो फ्रंट से देखने पर यानी जेड एक्सिस के आगे से देखने पर आपको जो सर्कल नजर आएगा उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप कॉज जानेंगे कि वो सर्कल क्यों बना। वो सर्कल सेम फिनोमेना से बना जो यहां था, मैग्नेटिक फिनोमेना, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जो किसके बराबर आएगा, QVB बराबर mv²/r। तो वहां से r जो आएगा इस केस में भी mv/QB आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल मैग्नेटिक फिनोमेना है, मैग्नेटिक फोर्स है, क्लियर। तो वहां से रेडियस mv/QB आएगा और टाइम पीरियड यहां अभी भी सर्कुलर मोशन के लिए 2πm/QB आएगा। ये नहीं सोचेंगे आप कि सर ये तो सर्कुलर मोशन थोड़ी ना है, ये तो स्पाइरल मोशन है, तो इसमें भी टाइम पीरियड सेम आएगा। बिल्कुल, इसमें भी टाइम पीरियड सेम आएगा। दिस मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन पर इंपोज किया गया है इस वेलोसिटी का मोशन जो ट्रांसलेटरी मोशन है। तो हर एक सर्कल थोड़ा बाहर निकलता जा रहा है अपने प्लेन से। अगर ये वेलोसिटी 0 होती तो हर एक बार जो चक्कर आ रहा है वो एक ही प्लेन में आएगा। सर्कल का जो चक्कर आएगा, इस पार्टिकल का जो सर्कल में चक्कर आएगा वो हमेशा एक प्लेन में आएगा, एक ही प्लेन में घूमता जाएगा। लेकिन अगर ये वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है तो वो अपने प्लेन से बाहर निकलने लगेगा।
और आगे बढ़ने लगेगा आपकी ओर। समझे? इसी को हम स्पाइरल पाथ कहते हैं। तो इसका मतलब सर्कुलर पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, रेडियस वही रहेगा और टाइम पीरियड वही रहेगा। चेंज क्या हो जाएगा, अब उसकी जो लोकेशन है वो जेड एक्सिस में जाने लगेगी। समझे ना? यानी जेड कोऑर्डिनेट जो यहां 0 था कंटिन्यूअसली, वो अब इस केस में 0 नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो पिच की बात करते हैं। पिच मैंने आपको अभी क्या बोला, एक कंप्लीट रोटेशन में पार्टिकल जेड एक्सिस में जितना आगे जाएगा, मैं इसको इधर से हटा देता हूं यहां से, फिर आपको समझ में आएगा। अगर आप इसका साइड व्यू लेते हैं, इसको जेड एक्सिस की ओर से देखते हैं, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, इस तरीके का पाथ नजर आएगा आपको। तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाने के बाद आप ये पाएंगे कि सर्किट थोड़ा, पार्टिकल थोड़ा आगे चला गया। एक कंप्लीट रोटेशन हो जाने के बाद पार्टिकल थोड़ा आगे चला जाए। ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है अपने एक्सिस की डायरेक्शन में, ये एक्सिस होता है स्पाइरल पाथ का, ये एक्सिस है। समझे ना? एक्सिस की डायरेक्शन में जो उसने ये डिस्टेंस चली है, इसी को पिच कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पिच पूछता है, हेलिकल पाथ की पिच बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी जो कितनी है, v नॉट इनटू एक रोटेशन का टाइम। ये एक्सिस की डायरेक्शन में ये आगे की ओर क्यों जा रहा है, आगे की ओर जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल वेलोसिटी ये है, ये वाली वेलोसिटी। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों वेलोसिटी हमेशा बराबर हो। समझे? वो ऐसा भी कर सकता था कि आपको एक एक्स वेलोसिटी दे देता था या एंगल दे सकता था और फिर आपको कंपोनेंट लेने होते। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों वेलोसिटी बराबर ही है। समझे? एक्सिस की डायरेक्शन में, हेलिकल पाथ के एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है इस पिच को क्रिएट करने के लिए। यानी पार्टिकल को एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन देने के लिए ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो यदि मुझे पिच बतानी है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिच इनटू टाइम ऑफ वन रोटेशन, दैट इज 2 पाई m अपॉन qb। तो इस तरीके से आप पिच बता सकते हैं। समझे मेरी बात? और ये जो पिच आई, मैं दोबारा फिर बता दूं आपको, पिच क्या है, एक कंप्लीट रोटेशन में पार्टिकल आगे कितना चला जाएगा। यहां से अगर पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो एक कंप्लीट रोटेशन में वो आगे कितना गया। अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, तो वो एक कंप्लीट रोटेशन में कुछ आगे आ जाएगा। समझे? उसको पिच कहते हैं। ये फ्रंट व्यू से, ये तो 3D व्यू है, फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको सर्कल नजर आएगा, और इसको साइड से देखोगे तो आपको ये पाथ नजर आएगा, ये चीज नजर आएगी। समझे ना? इसमें आपको जो जेड एक्सिस है वो आगे नजर आएगा। अगर इस फिगर को इधर से देखोगे, इस फिगर को इधर से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा, ये जेड एक्सिस हो जाएगा, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस अंदर नजर आएगा और वाई एक्सिस ऊपर। तो ये देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस अंदर की ओर, ये वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो वेलोसिटी है ये एक्स वाई प्लेन से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी। समय बीतते ही ये एक्स वाई प्लेन से बाहर निकलेगी और ऐसे जेड एक्सिस में आगे की ओर चलती जाएगी, चलती जाएगी। आपसे उसने क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन, कि पाई एम अपॉन 2qb यानी 1/4 पोर्शन ऑफ द टाइम पीरियड, पूरे टाइम पीरियड का 1/4 पोर्शन बीत जाने के बाद पाई एम अपॉन 2qb यानी पूरे टाइम पीरियड का 1/4 पोर्शन बीत जाने के बाद पार्टिकल की कोऑर्डिनेट बताओ। मुझे पता है कि ये पार्टिकल यहां से ऊपर जाके कंप्लीट एक रोटेशन यहां तक आने में 2 पाई m अपॉन qb समय लेता है। तो इसका 1/4 समय में यहां होगा, यहां टॉप पॉइंट। समझे? मतलब ये कुछ x एक्सिस में जा चुका होगा यहां से, यानी यहां होगा, यानी कुछ x एक्सिस में जा चुका होगा, कुछ ये y एक्सिस में नीचे जा चुका होगा। समझे? कुछ ये y एक्सिस में नीचे जा चुका होगा और कुछ ये z एक्सिस में भी होगा। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों में ये चलेगा। इधर से सोचो, ध्यान से देखना। मुझे अगर यहां बनाना था ये फिगर तो मुझे थोड़ा सा इसमें मैंने
एक गलती किया है, क्योंकि ये टॉप पॉइंट है सर्कल का, ये टॉप पॉइंट है ओरिजिन, तो मुझे ओरिजिन यहां बनाना चाहिए था इसमें ऐसे, ये वाई एक्सिस, ये आएगा वाई एक्सिस, और अंदर की ओर एक्स एक्सिस, ये आएगा एक्स एक्सिस, और ये जो ये हर बार टच करेगा, जिसको ये पाथ हर बार टच करेगा, ये एक्सिस होगा जेड एक्सिस। ये थोड़ा सा मैंने गलती की थी मानने में। देखो टॉप पॉइंट, सर्कल का टॉप पॉइंट जेड एक्सिस को टच कर रहा है, टॉप पॉइंट हर बार, तो अगर इसको साइड से देखोगे तो टॉप पॉइंट टच कराना चाहिए मेरे को, सिर्फ टॉप पॉइंट। तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस ये आएगी, जो मैंने बोला कि ये पार्टिकल अपने एक्सिस की डायरेक्शन में एक कंप्लीट रोटेशन में जितना चलता है वही पिच होती है, तो यही डायरेक्शन, यही जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जैसे यहां से लेके यहां तक, वही डिस्टेंस हर बार ये आएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही आएगी, और वही डिस्टेंस ये आएगी, यहां से लेके दोबारा फिर से एक रोटेशन यहां कंप्लीट होगा, तो ये डिस्टेंस इसी डिस्टेंस के बराबर आएगी, समझे, यहां से लेके दोबारा फिर से एक रोटेशन यहां बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर आएगी। यानी या तो इसको पिच बोलो, चाहे इसको पिच बोलो, चाहे इसको पिच बोलो, एक रोटेशन में कोई भी एक पॉइंट लो, वहां से लेके दोबारा उसी के इक्विवेलेंट पॉइंट तक आने में जो एक्सिस के डायरेक्शन में पार्टिकल चलेगा वो पिच होती है। क्लियर? तो ये एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन है, ये एक्सिस नहीं है लेकिन एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और ये जेड एक्सिस है, क्योंकि ये यहां क्वेश्चन तो ये है ना, इसका सर्कुलर पाथ का टॉप पॉइंट जेड एक्सिस को टच कर रहा है, तो मुझे 1/4 समय में आंसर देना है। अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ t बराबर 0, तो 1/4 यहां आएगा, और ये आगे है, अंदर है, ये एक्स एक्सिस में अंदर है, वाई एक्सिस में नीचे है, और जेड में थोड़ा आगे है, समझे ना, जेड में थोड़ा आगे। तो मुझे अगर इसका आंसर देना है तो मुझे बड़े अच्छे से सोचना पड़ेगा कि जब ये पार्टिकल को फेंका गया तो ये एक्स एक्सिस में कितना चलेगा। देखो हम पहले सर्कुलर मोशन के बारे में सोचते हैं, सर्कुलर मोशन का ये 1/4 पोर्शन है पूरे टाइम पीरियड का, इसका मतलब ये टॉप पॉइंट से आर आगे जा चुका होगा। क्लियर? टॉप पॉइंट से आर नीचे आ चुका होगा, समझ में आई बात। अगर ये कंप्लीट सर्कल एक ही प्लेन में होता तो ये आर आगे और आर नीचे जा चुका होता 1/4 टाइम पीरियड के लिए। तो मुझे ये तो पता चल चुका है कि पोजीशन यदि मुझे t बराबर πm/2qb की देनी है 1/4 टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड का 1/4 है क्योंकि ये टाइम पीरियड होता है, तो इसकी अगर मुझे पोजीशन देनी है तो मैं कैसे दूंगा पोजीशन, ऐसे दूंगा, एक्स एक्सिस में कितना जाएगा r, यानी mv/qb, वाई एक्सिस में कितना जाएगा -mv/qb, नीचे जाएगा, ये एक्सिस अंदर की ओर है एक्स एक्सिस, तो ये अंदर भी गया, ये पॉइंट अंदर है, इस प्लेन से अंदर है ये पॉइंट, यहां से लेके यहां तक, तो कितना अंदर जाएगा r, और नीचे कितना आएगा r। अब ये जेड एक्सिस यानी इधर आगे कितना जाएगा, जेड एक्सिस में कितना आगे जाएगा, कितना समय बीता t/4, तो जेड एक्सिस में आगे चलता क्यों है पार्टिकल, इसकी वजह से, v नोट की वजह से, तो मैं क्या लिखूंगा v नोट इंटू टाइम, टाइम कितना है, टाइम है ये वाला πm/2qb, सिंपल, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। और यदि आपको सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, वो कौन है πm/qb, ये यानी पूरे टाइम पीरियड का आधा, तो पूरे टाइम के आधे टाइम पीरियड में आप ये पाएंगे कि वो दोबारा फिर से एग्जैक्टली वाई के नीचे आ जाएगा, मतलब पार्टिकल यहां से घूम के यहां आ जाएगा, यहां, समझे। और ये पॉइंट जेड एक्सिस में आगे है, वाई पॉइंट के नीचे है, वाई पॉइंट के नीचे, और एक्स एक्सिस में दोबारा फिर से वो पीछे आ चुका है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, ये यहां से लेके यहां तक का मोशन, ये वाला मोशन, ये इस प्लेन के पीछे है अगर इधर देखोगे, और यदि इधर देखोगे तो ये
पार्टिकल आधे टाइम इंटरवल में यहां से आगे जाके यहां आ जाएगा और ये वाली पोजीशन एग्जैक्टली वाई एक्सिस के नीचे आएगी। एग्जैक्टली इमेजिन करके देखो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, पार्टिकल यहां से चलता है, अगर एक ही प्लेन में रहता हो तो ये चक्कर लगाता हो टी, और t/2 में इसके नीचे आएगा। लेकिन इस केस में थोड़ा सा बाहर भी आएगा, लेकिन आएगा तो एकदम नीचे, किसके, वाई एक्सिस के नीचे। थोड़ा सा जेड की ओर निकला होगा बाहर, जेड की डायरेक्शन में चलेगा वो, लेकिन कोई भी उसका एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। समझे, एक्स कंपोनेंट कुछ नहीं होगा उसका, ना तो वो एक्स कंपोनेंट में आगे होगा, मतलब एक्स एक्सिस में आगे होगा, ना पीछे होगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, t/2 सेकंड में वो ना तो एक्स में पॉजिटिव रीजन में होगा, ना एक्स में निगेटिव रीजन में होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, क्योंकि जितना उसने आर आगे चला उतना आर पीछे चल दिया उसने t/2 समय में। तो उसमें आप बोलोगे कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट आएगा दुगुना 2mv/qb, 2 गुना, क्योंकि डायमीटर जितना नीचे चला जाएगा वाई एक्सिस में। और फिर से जेड का कंपोनेंट कैसे निकालें, जेड की वेलोसिटी इंटू जेड का टाइम, ये आ जाएगा इस वाले इंस्टेंट पे कोऑर्डिनेट। आप ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया इमेजिन करेंगे, ये इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, और फिर सोचेंगे कि क्या ये कोऑर्डिनेट सच में मैंने आपको सही बताया। समझे, इस प्रॉब्लम में इमेजिनेशन ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो बड़े अच्छे से इसको अपने दिमाग में सेट करें।